नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है उसमें राजनीति विज्ञान वाले जो पॉलिटी वाले चैप्टर हैं वो अभी पढ़ रहे हैं। और उसमें अभी समाज वाला है जो कि रीट के एग्जाम में भी है, डायरेक्ट ये आपका टॉपिक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन सा चैप्टर आपका? समकालीन भारतीय समाज। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए, जो लास्ट आपकी क्लास हुई थी उसमें आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि गणगौर कब आती है। तो लगभग विद्यार्थियों ने उसका सही जवाब दिया था। हालांकि जो कुछ का गलत था, लेकिन लगभग सब सही थे। 95% के सही जवाब थे। कब आती है गणगौर? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कुछ ने शुक्ल की जगह कृष्ण पक्ष लिख दिया था। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसको मनाई जाती है गणगौर। तो अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन है कि थदड़ी, या इसको बड़ी सातम भी कहते हैं, थदड़ी या बड़ी सातम, तो ये किस समाज का जो है ये त्योहार है? थदड़ी या बड़ी सातम, ये आपको कमेंट करके बताना है। और जो रीट की एग्जाम है, रीट के एग्जाम में तो आपके है ये त्योहार वगैरह सब है सिलेबस में, तो कमेंट करके बताइएगा। तो आगे पढ़ते हैं हम। बढ़ता शहरीकरण और शहरी जीवन शैली। तो क्या है बढ़ता शहरीकरण और शहरी जीवन शैली? 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 11% आबादी शहरों में रहती थी, किंतु 21वीं शताब्दी जनगणना 2011 में भारत की 31.16% जनसंख्या शहरों में रहने लग गई। यानी उस समय जब 20वीं शताब्दी के शुरू की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये 20वीं शताब्दी का आरंभिक काल। अब ये कई बार कई बच्चे इसमें भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। वो अब 20वीं शताब्दी है और सन उनको लिखेंगे 1900 से शुरू, तो उनके कंफ्यूज होता है कि नाम तो 20वीं शताब्दी है। देखिए 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है, यानी 1900 से लेकर के और जो आगे है 1999। तो ये लगभग जो 100 साल का टाइम पीरियड है, ये आपका टाइम पीरियड कहलाएगा 20वीं शताब्दी। अभी कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी। और 2099 तक जो है वो ये कौन सी रहेगी? 21वीं शताब्दी रहेगी। और फिर जो ही 2100 हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में बन जाएगी 22वीं शताब्दी। तो अब 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल यानी 1900 के आगे का समय, किंतु 21वीं शताब्दी में भारत की इतने % जनसंख्या शहरों में रहने लगी। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली का आर्थिक और सामाजिक महत्व घटता जा रहा है, वहीं उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली का प्रभाव समाज में बढ़ता जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जहां पहले आधे से अधिक रहता था, वहीं अब यह घटकर 1/4 रह गया है। देखिए जो जीडीपी है देश की, उसमें प्रारंभ में कृषि का योगदान था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो जैसे उद्योग और सेवा जो सर्विस सेक्टर हैं, तो इनका जो है वो क्या हुआ, जीडीपी में योगदान बढ़ता गया। तो आज 1/4 से भी कम रह गया है योगदान कृषि का। और आज भी देखिए बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो खाली पड़े रहते हैं। लोग बाग वगैरह, अब जैसे गांव की स्थिति क्या है, हालांकि जो प्रॉपर गांव में ही रहते हैं, तो और जिनको लगता है कि नहीं खेती तो करनी ही है, तो वो खेत जरूर बोते हैं। बाकी ज्यादातर आपको ऐसे खेत भी मिलेंगे कि जैसे मान लीजिए घर में बच्चे वगैरह हैं, वो नौकरी वोकरी करने के लिए कहीं बाहर चले गए। कोई सूरत चला गया, कोई अहमदाबाद है, कोई बंबई है, कोई चला गया कोलकाता। अब उस खेत को, और जो माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं वो ही घर पे रहे हैं, तो उस खेत को बाना, वो सारा काम धाम करना, वो सब चीजें, तो फिर या तो वो किसी और को देना पड़ता है, तो फिर वो बात है। तो इस तरीके से तो बहुत सारे खेत आज आपको यूं भी पड़े मिल जाएंगे, मतलब कोई खेती नहीं होती, बस यूं ही पड़े हैं वो। तो खेती में गिरावट तो आई है। अब गांवों में रहने वाले अधिक से अधिक लोग खेती नहीं करके परिवहन सेवा, व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसे खेती से भिन्न व्यवसायों को अपनाते जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव में रहते हुए भी रोजाना काम करने के लिए गांव के नजदीकी कस्बे या शहर में जाते हैं। नगद आमदनी कमाने के अवसर गांवों में घटते जा रहे हैं।
देखिए खेती वगैरह जो है तो उससे कोई बहुत ज्यादा आमदनी ऐसी नहीं होती है। उसमें बस ये है कि ठीक है, अपना जो पेट भर जाता है, और कोई हल्की फुल्की चीजें कोई लेना चाहे तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर सकता है। बाकी खेती से कोई ऐसा नहीं है कि उसके बहुत ज्यादा कोई आमदनी होती हो। और बाकी खेत कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, उसका भी फर्क पड़ता है। अब एक तो राजस्थान में मान लीजिए किसी का जैसलमेर में खेत हो, बाड़मेर में खेत हो, और एक खेत हो बिल्कुल नॉर्थ में गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो दोनों की जो फसल होगी उसमें रात दिन का अंतर होगा। गंगानगर हनुमानगढ़ वाले की ज्यादा फैसिलिटी होगी वहां पे, बिल्कुल एकदम खूब नहरी पानी, अन्न का क्या कहते हैं, कटोरा, गंगानगर को। तो खूब धान होगा वहां, सारी फसल होती है। लेकिन यहां पानी की जो कमी के कारण उतनी फसल नहीं हो पाती, तो उस चीज का भी फर्क पड़ता है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क और जनसंचार के साधनों के जरिए ग्रामीण लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी वैसा ही जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। बाजार की ताकतें ग्रामीण क्षेत्रों पर भी छा गई हैं। छोटे गांव से बड़े गांव या कस्बे तथा शहर की ओर बढ़ते हुए जनसंक्रमण और टेलीविजन आदि जनसंचार के साधन निरंतर ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच की खाई को पाटते जा रहे हैं। भारतीय समाज का स्वरूप अब ग्रामीण के बजाय नगरीय होता जा रहा है। तो आप देखिए, ये जो दरअसल रेडियो, टेलीविजन, जनसंचार, हालांकि गांव में अभी सुविधाएं पहुंची है, ऐसा नहीं है कि गांव में ये सुविधाएं है नहीं, लेकिन फिर वो है कि वो गांव खुद कितना विकसित है। मतलब कैसे लोग पैसे वाले हैं, साइड में उनका कोई व्यवसाय वगैरह भी है, तो उनके घर पे आपको सब फैसिलिटी मिलेगी। और कई कई गांव तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो शहरों को फेल करते हैं। उनमें जो फैसिलिटी, उनमें जो सुविधाएं हैं, शहरों के अंदर भी उतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जितनी कई बार गांव में घरों में होती है। तो वो केवल कुछ ही जो गांव हैं उनकी स्थिति है, ज्यादातर जो है वो गांव में ये फैसिलिटी नहीं मिलती। तो फिर वो बाजार में जो शहर वगैरह आते हैं, यहाँ की सुविधाएं देखते हैं। हॉस्पिटल की सुविधा है, अब गांव के अंदर जो है कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होता। आपको कोई भी दिक्कत होगी, हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और भी जैसे मान लीजिए कोई भी सामान हो या कोई भी काम की चीजें, तो वो आपको शहर की तरफ आना पड़ेगा। तो शहरों की जब दिनचर्या और शहरों का देखते हैं तो उनको लगता है यार शहर हमसे ज्यादा ठीक है। तो ये जन संक्रमण, तो फिर वो गांव से धीरे धीरे शहरों की ओर क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। शहरीकरण, इसी को शहरीकरण कहते हैं। गांव की ओर से धीरे धीरे शहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। साक्षरता संबंधी विषमता। साक्षरता संबंधी जो शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। साक्षर व्यक्तियों में आजीविका के विकल्पों के बारे में जागरूकता अधिक होती है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भाग लेते हैं। तो क्या कहना चाहता है कि साक्षरता जो है वो शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अगर व्यक्ति साक्षर है तो फिर वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। और जब पढ़ सकता है तो फिर वो पूरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं जानता, तो अगर जिसको मतलब साक्षर क्या है, जो पढ़ना लिखना जानता हो, तो अगर वो नहीं जानता तो उसको आसपास कोई आदमी बताएगा, कहीं दूर से कोई जानकारी देगा, कोई मिलेगा तो वो ही बता पाएगा और उतनी ही जानकारी होगी। लेकिन अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप भी देख लीजिए, अगर आपके पास फोन है, आप इंटरनेट से पूरे विश्व की कोई भी जानकारी, और समाचार पत्र वगैरह इतने हो गए, न्यूज चैनल, हाथों हाथ इस पूरी दुनिया में कहां क्या हो रहा है एक सेकंड में आपको न्यूज मिल जाती है। बाकी रोजगार के साधन, तो आजीविका के साधन खूब हैं। तो अगर इनको सर्च करें, ढूंढें कि किस किस क्षेत्र में रोजगार के साधन हैं, कौन कौन से रोजगार हो सकते हैं, तो क्या बढ़ेगी, तो इनमें लोगों की क्या होगी, जागरूकता अधिक आएगी विकल्पों के बारे में, और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भाग लेते हैं। साक्षरता से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है और समुदाय के सदस्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण के कार्यों में सहभागिता बढ़ती है। भारत में विभिन्न सामाजिक समूह में साक्षरता संबंधी स्थिति में बहुत भिन्नता पाई जाती है। देश में जहां पुरुष साक्षरता 82.14% है, वहीं महिला साक्षरता 65.46% ही है। जब बात राजस्थान की करें तो 79.2% पुरुष साक्षर हैं और 52.10% महिलाएं साक्षर है। यानी लगभग आधी महिलाएं निरक्षर है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं साक्षरता में अधिक पिछड़ी हुई है।
तो साक्षरता के अंदर भी आपको जो विषमता देखने को मिलेगी पुरुषों में और महिलाओं में। और धीरे धीरे देखिए महिला साक्षरता बढ़ रही है। अब जो भी बच्चे आ रहे हैं तो वो सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं। अब बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां बिल्कुल ही सुविधा नहीं हो या एक बिल्कुल बिल्कुल ही अलग कोई सोच हो। बाकी आजकल गांवों के अंदर भी बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों में जागरूकता है और हर बच्चा आजकल जो है गांव में स्कूल जाता है। अगर पेरेंट्स थोड़े बहुत भी जागरूक हैं तो वो निश्चित रूप से अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। और आने वाले 10-15 साल बाद में जब जनगणना होगी तो आप देखेंगे कि उसमें महिला साक्षरता के अंदर भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये चीज है। उसके बाद आता है गिरता लिंगानुपात। भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देशों में से एक है, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 60.29% भाग कार्यशील जनसंख्या का है। तो देखिए इस समय भारत जो है उसमें सबसे ज्यादा युवा हैं। सबसे ज्यादा युवा इस समय भारत में है, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 60% भाग कार्यशील जनसंख्या में 15 साल से 59 वर्ष के जो लोग हैं तो वो कार्यशील जनसंख्या में माने जाते हैं। अतः भारत के पास काफी बड़ा और बढ़ता हुआ श्रमिक बल है जो समृद्धि की दृष्टि से लाभ प्रदान करता है। किंतु दूसरी ओर विषमता यह है कि भारत में लिंगानुपात में भारी विषमता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों की आबादी पर 943 महिलाएं हैं। वहीं राजस्थान में मात्र 928 हैं। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पे औसतन कितनी महिलाओं की संख्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर जिला है, चाहे कोई स्थान हो, देश हो, तो राज्य है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो अभी देश की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 943। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 928। यानी भारत के कंपैरिजन में देखा जाए तो राजस्थान में तो और कम है, 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं हैं। तो यह स्थिति बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करती है। हालांकि इस स्थिति के लिए उत्तरदायी एक कारण भ्रूण के लिंग परीक्षण पर नियंत्रण और रोक लगाने के लिए कानून बनाकर इसे दंडात्मक अपराध घोषित कर दिया गया है और लिंगानुपात में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक ऐसा ही अभियान है, परंतु इसके लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है। तो ये जो लिंगानुपात है, देखिए लिंगानुपात के अंदर भी क्या है, जैसे आज भी लोगों की सोच यही है कि हालांकि ये जो आप देख रहे हैं कि लिंग परीक्षण पर रोक है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ पोस्टर दिखेंगे। कुछ पोस्टर ऐसे भी होंगे कि यहां पर लिंग परीक्षण कराना कानूनी अपराध है। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि यहां हॉस्पिटल में किया जाता है तो इन नंबरों पे कॉल करके बताएं। लिंग परीक्षण क्या होता है कि माता के गर्भ में जो बच्चा है वो लड़की है या लड़का है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे वैसे लेके और ये जांच कर देते हैं। वो जांच कर देते हैं, अगर बता देते हैं कि लड़की है तो वहीं उस लड़की को क्या है वो पेट में ही मार देते हैं। तो इससे फिर ये क्या है, फिर इसी तरह से ये भेदभाव की स्थिति होती है। तो लोगों की सोच यही है कि लड़का ही होना चाहिए, वही हमें न्याय करेगा। लड़की हो जाती है, लड़की के पैदा होते ही लोगों के मन में यह होता है कि लड़की पैदा हुई ये तो अगले घर जाएगी। तो एक बड़ी मानसिकता है। और इसमें एक विचित्र चीज ये और है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ ये समस्या ज्यादा है। आप देख लीजिएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा ये जो साइड हैं, और जहां लोग पढ़े लिखे इतने ज्यादा नहीं है, आदिवासी इलाके हैं या जहां ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहां लिंगानुपात तो अच्छा है, वहां लड़कियों को मारना या इस तरह की चीज नहीं करेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की हरकतें ज्यादा करते हैं वो। तो ये चीज जो है ये धीरे धीरे, हालांकि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन सोच परिवर्तन तो बहुत दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही सोच परिवर्तन करना होता है। कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, बिल्ली को कुत्ता बना सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच परिवर्तन करना ये आज भी बहुत टेढ़ी खीर है लोगों को समझाना। क्योंकि एक समझने वाला 25-30 साल तक एक समझ आता है, उसके बाद जैसे आप 40 साल 50 साल 60 साल वाले इस एज के अंदर आकर के कोई कहे कि साहब आप अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर दो, नहीं साहब गर्दन कटा लेंगे। लेकिन रहेगी तो हमारी सोच तो हमारे साथ ही जाएगी।
तो ये बड़ी विचित्र समस्या होती है। हालांकि धीरे धीरे लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आ रहा है और लड़कियों को भी पढ़ाने लगे हैं खूब। तो ये चीजें हैं। यह था भारतीय समाज की समकालीन प्रवृत्तियों का एक विवेचन। पश्चिमी प्रभाव और विभिन्न व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण के बाद भी भारतीय संस्कृति जीवंतता के साथ बनी रहेगी। हम अपने अतीत के प्रति गौरव का भाव लेकर वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य की आकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ते रहें। तो ये देखिए कितनी ये लाइन बहुत अच्छी है इसमें। हम अपने अतीत के प्रति गौरव का भाव लेकर, हम सब कहां से हैं? राजस्थान से हैं। तो राजस्थान का इतिहास कैसा है? हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। और इतिहास आप पढ़ते हैं तो वास्तव में आपको लगेगा हाँ, वास्तव में यहाँ का इतिहास तो यहाँ का ही है। तो अतीत के प्रति गौरव का भाव करें कैसा, बिल्कुल हम यहाँ के निवासी हैं। वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर, ये लोग नहीं करते। या तो जैसे लोग सिर्फ इतिहास में ही जिएंगे कि साहब हमारा इतिहास ऐसा था वैसा था, बिल्कुल गौरवशाली था, तो था, बिल्कुल था। वर्तमान की बात करो कि वर्तमान में यथार्थवादी था, यानी अभी वर्तमान में क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे किसी समय में सती प्रथा भी थी और लोग मिलकर सती जो है महिला को करते ही थे, लेकिन समय के साथ साथ में राजा राम मोहन राय जैसे लोग आए, लोगों ने उनका भी बहुत विरोध किया, लेकिन उन्होंने कानून बनवाए। तो समकालीन परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती है। आज से 1000 साल पहले कोई कानून था तो उस समय की परिस्थितियों में क्या होना चाहिए था? 500 साल पहले क्या था? 1947 से पहले क्या था? आज के भारत की क्या परिस्थितियां हैं? तो इसलिए कहते हैं कि जो लॉ है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचकदार। ऐसा नहीं है कि साहब 100 साल पहले जो नियम था आज भी वही नियम चल रहा है, और भारत में चल ही रहे हैं। जो नियम अंग्रेज बना के गए थे अपने फायदे के लिए, भारत में आज भी वही चल रहे हैं। और ज्यादातर जो कानून है वो ऐसे हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे परेशान किया जाए वो सब कानून में लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चल रहे हैं भारत में। आईपीसी आप देख लीजिए, 1860 की बनी हुई है आईपीसी। और कई बार जब लोग विरोध करते हैं किसी कानून का कि इसमें कुछ सुधार करो सुधार करो, तब फिर भारत सरकार कुछ जागरूकता करती है और एक दो कोई चेंज वगैरह कर देती है। इंडियन पेनल कोड 1860 का बना हुआ है। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, सब चीजें उस समय अंग्रेजों की बनी हुई है। तो जहां भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या कानून होना चाहिए वो उसमें सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से गलत है। भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। आज ब्रिटेन की परिस्थिति अलग है, हर देश को आप कंपैरिजन एक जैसा नहीं कर सकते। ब्रिटेन में अलग नियम है, वहां की व्यवस्था अलग है, लोगों की सोच ही अलग है, वहां उनकी जीवन शैली, रहन सहन, उनका रूटीन, हर चीज अलग है। तो परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन होता है, परिस्थितियों के अनुसार लॉ बनते हैं, परिस्थितियों के अनुसार कानून बनते हैं। तो ये था। और भविष्य की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा कि भविष्य में क्या क्या हम और बेटर कर सकते हैं, तो इन चीजों पे ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए। शहरीकरण, गांव में रोजगार और सुविधाओं की कमी तथा शहरी जीवन शैली के आकर्षण में गांवों से आकर शहरों में बसने की प्रक्रिया, ये आप देख चुके हो। विकार्यवादी क्या होता है? नुकसानदायक जो होता है। कार्यवादी का विपरीत है विकार्यवादी, अप्रकार्यात्मक, व्याधि किए, नुकसानदायक। तो जो नुकसानदायक हो तो इसके लिए वो एक टर्म भी यूज कर सकता है, विकार्यवादी। नातेदारी, रक्त और विवाह मूलक संबंधों की व्यवस्था, रिश्तेदारी। नातेदारी होती है, नाता प्रथा भी होती है, नातेदारी भी होती है। जो रक्त मूलक या वैवाहिक मूलक संबंध या रिश्तेदारी से मूलक संबंध जो रिश्ते होते हैं तो नातेदारी टर्म यूज करते हैं। बाजारीकरण, किसी वस्तु का एक उत्पाद के रूप में रूपांतरण करना, ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता हो। तो ये एक प्रकार का बाजारीकरण है। कोई एक वस्तु है उसका एक प्रोडक्ट के रूप में रूपांतरण करना और उसको जो मार्केट के अकॉर्डिंग तैयार करना। आप देख लीजिए, आप थोड़ा सी इन चीजों के बारे में सोचिए। जैसे आज यहाँ का किसान है राजस्थान का, अब उसने कुछ भी नरमा, कपास, बाजरा, गेहूं, मक्का, कोई भी उसने फसल उगाई। अब उसको आगे इतनी जानकारियां नहीं है कि
वो उसका क्या इस्तेमाल और कर सकता है। और यही जो चीजें हैं, गेहूं और ये मैदा, ये जो भी बनाएगा वो उगाता है चावल वगैरह। अब चावल के क्या भाव हैं, और वो ही कल के उससे मैदा वगैरह बनाएंगे, और उसी मैदा से भर के मार्केट में वो क्या कहते हैं उसको, बर्गर। एक बर्गर 40-40, 50-50, 60-60 रुपए का, 70-70 रुपए का, अजीब अजीब तरह के बर्गर जो आते हैं। अब इतने भाव तो चावल के भी नहीं होते होंगे जितने ये बर्गर महंगे बिक जाते हैं। और होता क्या है बर्गर में, जो उसका वो बाहरी जो बेस होता है, तो वही मैदा, सब मैदे को फाड़ के और वो उस तरह से करके वो बनाते हैं। अब एक उसके पास में, किसान के पास में जितना अब ये सुविधा हो उसके पास, कि वो इस तरह से जो है चीजें हैं, मशीनों की सुविधाएं दी जाए, तो ये सरकार को इन चीजों में प्रयास करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे राजस्थान का ही एक सॉन्ग है निम्बुड़ा निम्बुड़ा करके, और एक फिल्म आई थी वो सलमान खान ऐश्वर्या की, वो कौन सी थी, वो निम्बुड़ा निम्बुड़ा करके कोई गाना होता है उसमें। और हकीकत में वो गाना है राजस्थान का लोक संगीत, ये जैसलमेरियाई साइड के जो हैं, जो गीत वगैरह जो गाते हैं इस तरह से, तो उनका था ये, लोकगीत के रूप में जैसे गाते थे इसको इधर उधर। और बॉलीवुड वालों ने उसके गानों को बोल सुना, और वो बिल्कुल वही धुन पे, और उन्होंने अपना गाना वहां बना करके उसको पेश कर दिया। ये चीज क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, कि किस तरह से बाजारीकरण किसी चीज का हो जाता है। तो ये चीज है। अब वो कई चीजें हैं, जैसे बॉर्नविटा आता है, या और भी कई तरह की चीजें हैं, कि आपका बच्चा दूध नहीं पीता, तो ठीक है, तो जो इस ये कैसे भाव करते हैं, स्मार्ट मम्मा। मतलब स्मार्ट मम्मा कौन सी मम्मा होगी, जो अपने बच्चे को बॉर्नविटा पिलाएगी। और जो स्मार्ट मम्मा से मतलब मैं दिमाग की बात कर रहा हूं, यानी तेज, जो अपने बच्चे के लिए अच्छे से पालन पोषण कर सके, तो क्या करेंगे, कहेंगे बॉर्नविटा जो पिलाएगी वो स्मार्ट मम्मा है, यानी वो समझदार मम्मा है। इस तरीके से करेंगे। वो कई चीज और है, उसके बजाय घर पर आप जो गेहूं वगैरह है, चना है, जो है, इनको आपस में मिला करके, पिसा करके एक अनुपात में करके उसको खाइए। इनसे कहीं लाख गुना ज्यादा बेटर है। लेकिन ऐसे बता देंगे, कोई बना करके उसको खरीदेगा नहीं, ना उसको घर पे बनाने की कोशिश करते हैं। सीधा मार्केट में वो शानदार होती है इनकी पैकिंग, और बिल्कुल रेट भी इनकी कितने बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं ये। तो ये बाजारीकरण है, जबकि ये हर चीज आपके घर में है। घर की चीजें खिलाएं, घर के चने, ये सब चीजों को मिला करके खिलाएं बच्चे को धाप के। ये कहाँ उसको ये चीजें बच्चे को, ये बॉर्नविटा और ये चीजें मार्केट से लाने की जरूरत पड़ती क्यों है। ये बाजारीकरण है, कि वो मार्केट में इस तरह से करते हैं, दिमाग ऐसा घुमाते हैं, जो ये आते हैं विज्ञापन वगैरह टीवी में। मतलब अगर वो चीजें कोई माता नहीं खिलाएगी अपने बच्चे को, तो यूं कहेंगे कि साहब वालो, ये कैसी मम्मा है। तो ये सब भावनात्मक रूप से करने के नाटक होते हैं, इनके इनके तरीके होते हैं, कि अगली बार वो मार्केट जाए तो उसको खरीदे ही खरीदे। तो कई खरीद भी लेते हैं। नेक्स्ट आता है, सही विकल्प को चुनिए। भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है 60.29, 50.21, 45.01 और 30%। तो क्या होगा इसका, कार्यशील जनसंख्या 15 साल से लेकर के जो 59 साल तक मानी जाती है, मतलब इस समय व्यक्ति कार्य कर सकता है और उसके कार्य की काउंटिंग होती है। तो क्या होगा इसका, 60.29%। यानी भारत की लगभग 60% जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है। तो और सबसे ज्यादा युवा इस समय भारत में है। लेकिन युवाओं के सामने कोई प्लान जैसी चीजें है नहीं, उनको जानकारी नहीं होती। और इंटरनेट का जो डाटा है डेली का 1.5 GB, 2 GB, 3-3 GB तक मिल जाता है आराम से। तो वो सारे दिन फोन पे उनका समय निकल जाता है। तो उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि ये हमारी उम्र काम करने की है। तो समय निकल जाता है। वो राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर क्या है, 79.02%। तो ये था हमारा समकालीन जो भारतीय समाज है उसके बारे में चीजें थी, और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर था ये। तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।
और इसके बाद में देखिएगा समकालीन भारतीय समाज हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक न्याय, फिर ये विकास की अवधारणा। उसके बाद देखिए हमारा संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संघीय सरकार, कानून और भारतीय न्यायपालिका और राष्ट्रीय सुरक्षा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं आपके 8th क्लास में। फिर 9th में इससे डिटेल में आएंगे और 10th में इससे और डिटेल में आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।